मैं नासिर हुसैन आप सबका NH अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो समझने की जो कोशिश करेंगे वो रहेगा अंग्रेजों के बंगाल विजय, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कि बंगाल को अंग्रेजों ने कैसे अपना कब्जा किया, उसने कैसे बंगाल पर अंग्रेजों ने अपनी जो है ताकत को स्थापित कर सका। आज हम लोग हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल विजय में कैसे अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को हराता है, और एक शुरुआती होती है कि पूरे हिंदुस्तान में उसका जो जड़ मजबूत होता है अंग्रेजों का, उसका शुरुआत जो होता है वो प्लासी के युद्ध से ही शुरू हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही इस बात का निर्धारित हो जाता है कि अंग्रेज जो है एक लंबा समय के लिए और साथ में एक मजबूती ढंग से भारत पर रहने वाला है। वो सबकी शुरुआत कैसे हुई उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि बंगाल के बारे में। सबसे पहले हम बंगाल के कंडीशंस को देखेंगे कि बंगाल पर कैसे कैसे कौन कौन से नवाब आते हैं, उसमें कौन ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके वजह से कहीं न कहीं अंग्रेज उन सब का मौका का फायदा उठाते हुए पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मुर्शिद कुली खां से। मुर्शिद कुली खां क्या होता है कि इस टाइम पर बंगाल जो है बड़ा एक थोड़ा सा समृद्ध होता है, थोड़ा सा बहुत थोड़ा क्या उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये इसकी जो चरम सीमा होती है बड़े आगे बढ़ करके पूरी तरक्की के साथ ये आगे बढ़ता है। ये सबसे पहले क्या होता है कि ये बंगाल का क्या बनता है, नवाब बनता है। बंगाल का पहला सूबेदार या फिर गवर्नर या फिर नवाब कहिए, सबसे बढ़िया कि बंगाल का पहला जो नवाब है वो मुर्शिद कुली खां बनता है। इसी के ही टाइम पर यूं कह सकते हैं आपकी जो बंगाल जो है ब्रिटिशों के हाथ से कहीं न कहीं ये निकल जाता है, क्योंकि 1707 में जब इसके औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो अवध हो गया, हैदराबाद, बंगाल, ये सब मुगलों से अलग हो जाता है। तो आज हम लोग बंगाल के बारे में बात करेंगे। मुर्शिद कुली खां 1717 में ये बंगाल का नवाब बनता है, और वो अपने मृत्यु तक, जब उसकी डेथ रहती है, जब होती है 1727 तक, ये बंगाल का पहला नवाब बना हुआ रहता है। और इसके टाइम पर बंगाल एक अच्छा बेहतर तरीका से ये क्या होता है आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरे नंबर का बंगाल, दूसरे नंबर का जो नवाब रहता है बंगाल का, उसको समझते हैं। मुर्शिद कुली खां का लगभग इसके भी कोई बेटे नहीं रहते हैं, तो उसके वजह से क्या रहता है, शाह ये शुजाउद्दीन है, शाह शुजा नहीं है, याद रखना आपको, शुजाउद्दीन है। ये शुजाउद्दीन क्या मुर्शिद कुली खां का दामाद रहता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है मुर्शिद कुली के खां के बाद, शुजाउद्दीन जो है 1727 से लेकर के 1739 तक किस पे रहते हैं, ये अपने बंगाल का दूसरा नवाब बनता है। हम लोग देखेंगे कि एक बाय वन। उसके बाद क्या होता है कि शुजाउद्दीन की जब डेथ हो जाती है तो उसका बेटा एक साल के लिए क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। और पूरा जो गड़बड़ जो होता है कहीं न कहीं सरफराज के ही टाइम पर होता है, ये इनकॉम्पिटेंट होता है या फिर अयोग्य होता है। ये नवाब को जितनी सोचने की ताकत होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की ताकत होनी चाहिए, सारे लोगों को एक मैनेज करने के लिए आना चाहिए, जो कि इन सब के लायक जो है सरफराज खान नहीं था, जिसके वजह कहीं ना कहीं अलीवर्दी खान मौका ढूंढता है और इसको मार करके अलीवर्दी खान जो है बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। चलिए, कौन तीसरे नंबर का, सरफराज खान, जो कि 1739 से लेकर के 1740 तक एक साल के लिए बंगाल का नवाब बनता है। सरफराज खान के बाद ये जो अलीवर्दी खान आता है, दरअसल में होता क्या है, अलीवर्दी खान जिस वक्त सरफराज खान क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, तो उस टाइम पर अलीवर्दी खान बिहार का जो है ना उप राज्यपाल रहता है, डेप्टू क्या रहता है, गवर्नर रहता है बिहार का। अलीवर्दी खान इस बात का मौका उठाता है कि सरफराज उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए ये क्या करता है 1740 में किसका, सरफराज का एसिसिनेशन, हत्या कर देता है, उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद तब ये बंगाल का क्या बनता है, चौथे नंबर का नवाब बनता है। आपको बिल्कुल एकदम क्रोनिकल आपको समझना आना चाहिए, क्रोनोलॉजी होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप पकड़े, ताकि कि आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में
पकड़ बनाने में बहुत अच्छा हेल्प साबित होगा। इस बात को आपको याद रखना है। ये 1740 से लेकर के 1756 तक ये क्या होता है, ये बंगाल का नवाब रहता है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, कहानी तो और पेचीदा तब होता है जब अलीवर्दी खान का कोई भी बेटा नहीं रहता है। बेटा नहीं रहने के कारण इसकी 3 बेटियां रहती हैं, 3 पुत्रियां रहती है, और उन्हीं पुत्री या फिर बेटियों के बच्चों में से किसी को एक नवाब बनना था। लेकिन जो सत्ता का जो लालच था तीनों बेटियों के बच्चों के मन पे था, या फिर तीनों जो बेटियां थी अलीवर्दी खान की, वो चाहती थी कि मेरा बच्चा क्या बने, बंगाल का अगला नवाब बने। लेकिन बनना तो एक का था। पेचीदा वहीं से शुरुआत होता है। फिर अलीवर्दी खान के बाद जो है सबसे छोटी बेटी जो कि पटना में जिनकी शादी होती है, उन्हीं का बेटा नवाब बनता है, जिसका नाम रहता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ज्यादा अपने जो बंगाल का नवाब नहीं रह पाता है। 1756 में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है तो 1757 तक ही हो पाते हैं बंगाल का नवाब, क्योंकि 1757 में भी इसको मीर जाफर का बेटा मार देता है। तो आप एक याद रखें कि टोटल कितने हमने, देखिए याद रखना है बंगाल का नवाब भी हमें 2 हिसाब से देखना पड़ेगा। एक जो बिल्कुल स्वतंत्र था, बिल्कुल क्या था, वो इंडिपेंडेंट था, वो किसी के अधीन नहीं था। और दूसरा वो रहता है जो कि अंग्रेजों के कठपुतली बनकर के रहता है। याद रखिएगा, अंग्रेजों का जो कठपुतली जो नवाब रहता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है। आप याद रह सकते हैं कि बंगाल का नवाब 2 तरह का था। एक स्वतंत्र था जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, वो किसी के अंडर में रह के काम नहीं करता था, वो खुद से करता था। और दूसरा नवाब बंगाल को वो बना जो कि अंग्रेजों के अधीन रह करके काम करता था, या फिर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के पपेट थे, या फिर अंग्रेजों के जो थे वो क्या थे, कठपुतली बन करके बंगाल का नवाब का पोस्ट को चला रहे थे। अब हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1 मुर्शिद कुली खां से। मुर्शिद कुली खां जो वो सूबेदार या फिर गवर्नर बनता है। किसका बनता है, 1717 में ये बनता है। और ये फर्रुख शेर, याद रखना आपको, फर्रुख शेर के ही 1717 में फर्रुख शेर क्या रहता है, मुगलों का बादशाह था, मुगल बादशाह रहता है। उसी के टाइम पर ये गवर्नर बना था, याद रखिएगा। हालांकि ये तो 1707 में ही कौन इसको दे देता है, मतलब इसके जो है इसके टाइम पर ये औरंगजेब के टाइम पर ही बनता है। लेकिन जब ये रियल में जब एक हिसाब से जब ये अलग हो जाता है वो फर्रुख शेर के ही टाइम पर हो जाता है। अब क्या बनता है, ये ओडिशा का सूबेदार। जो ये फर्रुख शेर क्या करता है, इसको एक मतलब सूबेदार का, इसको किसका, ओडिशा का सूबेदार भी इनको सौंप देता है 1719 में। याद रखिएगा, फर्रुख शेर इसको सौंपता है। और ये राजधानी क्या करता है, जो ढाका से कहा मुर्शिदाबाद की जो राजधानी को जो हस्तांतर या फिर ट्रांसफर जो करता है वो कौन करता है, मुर्शिद कुली खां करता है। अपना कैपिटल को कहा, ढाका से मुर्शिदाबाद। अब आ जाते हैं शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन जो है वो दूसरे नंबर का क्या रहता है, बंगाल का नवाब रहता है। और ये किसका दामाद रहता है, ये मुर्शिद कुली खां का। ये 1727 से लेकर के 1739 तक ये बंगाल का नवाब बना रहता है। मुर्शिद कुली खां के ये दामाद रहता है, सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खां। याद रखिएगा। बिहार का गवर्नर जो है, इसे बिहार का गवर्नर कब बना जाता है, 1733 में। हालांकि बंगाल के अधीन में बंगाल, बिहार, उड़ीसा रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद ही उसको क्या होता है, उसकी जो सूबेदारी या फिर कह सकते हैं कि बंगाल के अंडर में मिलाता है। जब भी हम पढ़ते हैं बंगाल के, तो हम लोग बिहार, उड़ीसा और बंगाल को मतलब इकट्ठा पढ़ते हैं। ये सब के सब के क्या होता है, मतलब बंगाल के ही अंडर में रहता है। और क्या होता है, मोहम्मद शाह जो है इसको क्या बनाता है, बिहार का गवर्नर बनाता है। याद रखेगा। और यही मोहम्मद शाह जिसको रंगीला का टाइटल दिया गया था, याद रखेगा। और जो लंपट मूर्ख जो है वो किसको, फर्रुख शेर को टाइटल दिया गया था, याद रखेगा। चलिए वो तो फिर बात की बात थी। चलिए मोहम्मद शाह का अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर का नवाब। तीसरे नंबर का जो नवाब रहता है ये रहता है सरफराज खां। सरफराज खां से ज्यादा कुछ तो बातें बनती नहीं है, इसलिए इसमें छोड़ देना, क्योंकि 1739 से लेकर के 40 तक ये बंगाल का नवाब तीसरे नंबर का रहता है। चौथे नंबर का जो नवाब रहता है वो रहता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो 1739 से लेकर के 1756 तक रहता है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं।
होता क्या है, जैसे ही अलीवर्दी खां, क्योंकि इन सब जो है बंगाल का नवाब जो था एक बिल्कुल खानदानी चल रहा था। जब अलीवर्दी खां ने जब किया तो अलीवर्दी खान ने क्या किया, मुगलों को खुश करने के लिए, याद रखना है, मुगलों को खुश करने के लिए उसने 2 करोड़ रुपए का क्या भेजता है, मतलब 2 करोड़ रुपए उसे भेंट करता है, गिफ्ट देता है, और मुगल जो बादशाह रहता है उसको बिल्कुल एज अ नवाब बंगाल का घोषित कर देता है। ये साहब भी बड़े तेज थे। और ये अलीवर्दी खान ने क्या किया, जब 2 करोड़ रुपए दिया तो उसके बाद इसने बंगाल को, मतलब मुगल गवर्नमेंट को, मुगल बादशाह को पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया। एक हिसाब से जो पृथक, जो बिल्कुल अलग से जो बंगाल का जो आकार दिया, कहीं न कहीं अलीवर्दी खान के ही टाइम पर दिया गया, क्योंकि अलीवर्दी खान जो है ये ज्यादातर जो है मराठों से इसने युद्ध लड़ा। और जहां पर कि अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद मोहम्मद शाह और बाकी और सब जो है एक आपका चला गया इसमें मराठाओं में, और दिल्ली में जिस हिसाब से जो बाहरी लोग जब आक्रमण कर रहा था, वहीं बंगाल इन सबसे बचा हुआ था। लेकिन ये बाद इसकी जो शुरुआत तब होती है जब हम लोग बैटल ऑफ प्लासी को देखते हैं। तो अलीवर्दी खान ने क्या किया कि उसको देना सब कुछ बंद कर दिया, और मुगल से भी इसको जो प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ देना बंद हो गया। और क्या करता है, जिस टाइम पर ये बिहार का उपराज्यपाल रहता है, याद रखिएगा 1740 में, जब सरफराज खान को ये मार देता है। अब उसका मराठों से युद्ध, इसका जो है लगातार जो लड़ाइयां जो है इसके मराठों के साथ इसका रहा, क्योंकि जो उसका जो बॉर्डर था वो मराठों से मिलता था। तो इसी, क्योंकि उड़ीसा के अगर आप दक्षिण में जाए तो पूरा मराठा का टाइम चल रहा था, और इस टाइम पर मराठा जो है चरम सीमा पर था। 1761 में हालांकि जो मराठा है वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल डाउन होता जाता है, 1761 के बाद है। चलिए, जिस टाइम पर ये लड़ता है तो उस वक्त मराठों का ताकत बढ़ रहा था, इसीलिए मराठों को रोकने के लिए इसका ज्यादातर जीवन जो है अलीवर्दी खान का, ये मराठों से लड़ते हुए चला गया। अब 3 बेटियां थी इसकी, एक की शादी ढाका, दूसरी की पूर्णिया, तीसरा का कहा हुआ पटना हुआ। ये पूर्णिया, पहली बड़ी वाली बेटी ढाका में शादी हुई, उसके बाद दूसरी वाली की पूर्णिया, तीसरी वाली पटना। तो ये ढाका में जिसकी शादी हुई थी उसका नाम था घसेटी बेगम, और पूर्णिया में जिस बेटी की शादी हुई थी उसका बेटे का नाम था शौकत जंग, और ये तीसरी बेटी की जिसका शादी जो पटना में हुआ था उसका बेटा था सिराजुद्दौला। तो इन सब की जगह क्या हुआ, ये पटना की जो छोटी वाली बेटी थी उसका बेटी का जो पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वो अगला जो आखिरी स्वतंत्र बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन इन सब की जो कलेश जो है वो इंटरनल कलेश बहुत ज्यादा रहता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला जो है इन सब की जो इंटरनली जो मैटर्स होता है, जो स्ट्रगल्स होती हैं, जो आपसी जो पारिवारिक जो मतभेद रहता है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है कि वो 1757 की जो लड़ाई होती है उसमें इसका हारने का। तो अब आ जाते हैं हम लोग 5वें नंबर का बंगाल का नवाब को, वो देखते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो नाती रहता है किसका, अलीवर्दी खान का। अब देखते हैं सिराज के शत्रु। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिराज के शत्रु या फिर एनिमी ऑफ सिराज। सिराज के शत्रु हम 2 हिसाब से देख सकते हैं। सिराज के दुश्मन 2 थे, हालांकि 3 मानते हैं। पहले उसका परिवार के लोग, या फिर उसकी मौसी, उसकी जो खाला कह सकते हैं, खाला, और खाले का बेटा कह सकते हैं। और दूसरा था उसके दरबार के लोग। दूसरा नंबर हो गया, पहला उसका परिवार, दूसरा उसके दरबार के लोग भी इसके दुश्मन थे, और तीसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन वो अंग्रेज था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिराज के शत्रु, कि जिस टाइम पर ये बनता है 1756 पर, जब ये नवाब जब बनता है, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि उस टाइम पर, उस टाइम से ही इसका संघर्ष शुरू हो जाता है। उसको जो अपने परिवार से ही इसको मतभेद बहुत ज्यादा रहता है, उन सबसे ये ज्यादा निपट नहीं पाता है। सबसे पहले मौसी या आंटी या फिर खाला का, ये इसकी बड़ी वाली खाला जिसका घसीटी बेगम, जिसका शादी ढाका में हुआ था, ये खुद चाहती थी कि उसके बच्चे क्या बने, बंगाल का नवाब बने। और शौकत जंग जो है किसके, अलीवर्दी खान की जो दूसरी बेटी जिसका शादी पूर्णिया हुआ था, तो उन्हीं का बेटा था पूर्णिया का सूबेदार भी नासिर जंग था। ये भी उसका एक हिसाब से कह सकते हैं कि दुश्मन था, किसका, सिराजुद्दौला के। ये खुद चाहते थे कि मैं क्या बनूं, बंगाल का नवाब बनूं। और मीर जाफर जगत सेठ
और राज वल्लभ, ये जो लोग थे ये दरबार के लोग थे, और दरबारी लोग खुद नहीं चाहते थे कि ये क्या जो सिराजुद्दौला जो बना था नवाब का, इन लोग खुद नहीं चाहता था, कहीं न कहीं ये सब क्या थे, उसके खिलाफ थे। आगे देख लेते हैं अब हम लोग। मई 1756 में क्या होता है कि जब इसको दबाना होता, इसने ये सोचा कि चलो सबसे पहले हम शौकत जंग को पूर्णिया में जाके क्या करेंगे, इसको हरा देंगे, ताकि कि जो हमारे जो इंटरनल मैटर्स है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे ही ये मई 1756 को ये पूर्णिया के लिए जैसे ही निकलते हैं, वो लगभग आधा बंगाल पार करने के बाद जैसे बिहार पहुंचने वाले होते, बीच रास्ता मानिए बिहार, पूर्णिया बिहार और साथ में कलकत्ता, मान लीजिए कि उनके जैसे ही आधे रास्ते पहुंचते हैं तो उनको खबर ये मिलती है कि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा लूट मार मचा रखा है कलकत्ता में, और ये टैक्स लोगों से बहुत ज्यादा वसूलता है, जो कि मैग्ना कार्टा, जो कि फर्रुख शेर ने दिया था अंग्रेजों को बिजनेस करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात में जो टैक्स फ्री कर दिया था, उसकी वजह से ये इनकी खबर मिलती है, इनसे नाराज होते हैं, और नाराज ये और भी हो जाते हैं जब इसको ये पता चलता है कि लोगों ने, जो अंग्रेजों ने फोर्टिफिकेशन या फिर कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी है। तो इस बात को जब खबर मिलता है सिराजुद्दौला को, वो पुणे आने का क्या इरादा बदल देता है, फिर वहीं से वापस लौट कर जाता है कलकत्ता, फिर वहां कासिम बाजार, फोर्ट विलियम जो किला रहता है उस पर वो हुकूमत करता है। थोड़ी उसके बाद हम लोग बाद में आएंगे। तो उसने क्या किया, जैसे मार्च के लिए वो बंद कर देता है, लेकिन फिर वो अक्टूबर में क्या कर देता है, 1756 अक्टूबर में जाकर के एक अपना जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाता है, एक मिलिट्री कैंपेन चलाता है, और उसी के तहत 1700 अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर 1756 को पूर्णिया के खिलाफ ये सैनिक अभियान या फिर मिलिट्री कैंपेन चलाता है। किसके खिलाफ, पूर्णिया के मतलब सूबेदार के खिलाफ। किसके खिलाफ, शौकत जंग के खिलाफ एक मिलिट्री कैंपेन चलाता है या फिर सैनिक अभियान चलाता है। मनिहारी का युद्ध, जो कि कहां पर है, ये आज के टाइम कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है मनिहारी डिस्ट्रिक्ट में ही जाकर के ये क्या होती है, इसकी लड़ाई होती है, जहां पर कि ये जो साहब है कौन, सिराजुद्दौला नहीं जाता है, उसके सिपाही जो है, किसको, नासिर जंग से इसकी लड़ाई होती है। सॉरी, नासिर जंग नहीं, ये शौकत जंग है। शौकत जंग से इसकी लड़ाई होती है, और ये शौकत जंग है, यहीं पे मारा जाता है। ये बात जब पता चलता है सिराजुद्दौला को कि हमने तो अपना एक दुश्मन को, किसको, शौकत जंग को हमने मार दिया, ये खुशी के मारे बहुत खुश रहता है, और खुशी रहने के दौरान ही इसको जो मुगलों से ही फिर क्या होता है, उनको एक कह सकते हैं कि परमिशन, एक फरमान जारी करता है, जिसके वजह से बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। अच्छे तरीका से याद रखेगा। हालांकि ये पहले से तो था ही, इसके खानदानी चल रहा था, फिर भी मुगलों ने और भी इसको एक फरमान जारी करके इसको, किसका, बंगाल का नवाब जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन सही तौर पर मतलब इसको दे देता है। मनिहारी से जब ये खुश हो जाता है, मनिहारी का युद्ध जब ये जीत जाते हैं, तो अब वो क्या करते हैं कि वो जब वहां से लौट कर गए थे, जब पूर्णिया के लिए जब निकले थे, जब लौट कर जो कलकत्ता जाते हैं, तो कलकत्ता जाकर के क्या करते हैं वो सुनिए। अब अंग्रेजों के साथ शत्रुता के कारण हम ये समझेंगे कि वो सारे रीजंस जो कि ब्रिटिश के साथ इसकी दुश्मनी कैसे हुई, यूं समझ लीजिए। जब मैग्ना कार्टा, जबकि 1717 में जब फर्रुख शेर ने क्या एक फरमान जारी किया, जिसका कि फ्री ट्रेड या फिर आयात निर्यात पर ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, उसके बदले में कुछ पैसा जो है फर्रुख शेर को दिया गया। और इससे, इस बात से जो नाराज थे बंगाल को नवाब, सारे ही लगभग जितने भी हुए सब इससे बहुत नाराज थे, क्योंकि इसमें जो बंगाल का नवाब था उसको इसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था। दुश्मनी के कारण ये भी था, क्योंकि बंगाल जो है पूरे मुगलों का सबसे अमीर जो एक सूबा था, एक स्टेट था, सबसे अमीर था, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी खासी हुआ करती थी। यहाँ पे पूरे एशिया का हम आगे हम लोग बात करेंगे, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, जरा हम वन बाय देख लेते हैं। इसके दुश्मनी के कारण सबसे पहले समझते हैं। विशेष अधिकार या फिर प्रिविलेज
जो कि अंग्रेजों फिर या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुख शेर द्वारा दिया गया था 1717 वाला, जिसमें कि फ्री ट्रेड वाला मसला था, जिसके वजह से क्या होता था कि जो नवाब को जो पैसे आने चाहिए तो वो पैसे नहीं आ पाते हैं। सो मैग्ना कार्टा 1717 में, जो कि फर्रुख शेर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, और इसी के तहत आयात निर्यात पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या शुल्क फ्री या फिर टैक्स फ्री कर दिया गया था। तो इनसे नुकसान बहुत ज्यादा होता था, तो एक भी दुश्मनी के कारण ये मानिए। अब क्या होता है कि बंगाल वसुल्तनत, जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल वसुल्तनत मुगलों का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था, तो पूरे एशिया में जितनी बिजनेस हुआ करती थी उसका 60% याद रखिएगा, जितना एशिया में बिजनेस होता था उसका 60% या फिर 60% जो बिजनेस जो है वो कहां, बंगाल से ही हुआ करता था। यहां से कपड़े जाते थे, चीनी जाते थे, रेशम का सामान जाता था, कपड़ों का जो वस्त्र है वो जाता था, शोरा जो है वो भी यहां से जाया जाता था, चावल जाता था, तो इसका व्यापार बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब आ जाते हैं, जब ये क्या करते हैं, कासिम बाजार पर अटैक कर देते हैं 20 जून 1756 को। कहां पे, कासिम बाजार पे जाकर के हमला कर देते हैं, और कासिम बाजार पे जो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री रहती है उस पर कब्जा कर लेते हैं, और वो फोर्ट विलियम जो किला जो बनवाया गया था उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। ये कब्जा करने के तहत होता क्या है कि जब ये यहां पर कब्जा कर लेते हैं तो टोटल कितने अंग्रेज के जो सिपाही थे वो टोटल 146, 146 जो अंग्रेज अधिकारी थे उसको क्या कर लेता है कि एक 14 बाई 18 रूम में, जिन सबको 146 जो अंग्रेजों के जो सिपाही थे, जब उसको पकड़ लेता है तो 14 बाई 18 के जो कमरे, जो इसी फोर्ट विलियम एक रूम में जाकर के इसको बंद कर देता है। रूम में बंद करने के बाद वहां सफोकेशन इस कदर होती है कि अगले सुबह जब वो दरवाजा उस रूम का जब खोला जाता है उसमें से 123 सिपाही अंग्रेजों के मरे होते हैं, सिर्फ 33 बचता है, सॉरी 23 सिर्फ सिपाही अंग्रेजों के सिपाही यहां पे बचते हैं। और जब फोर्ट विलियम पर जब कब्जा किया तो उन लोग फुल्टा द्वीप था, ये क्या है, फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप पर उन लोग भाग जाता है। जो बाकी ये मतलब और सब जो अधिकारी मतलब अंग्रेजों के जो सैनिक रहते हैं वो भाग करके फुल्टा द्वीप भाग जाते हैं, और बचते 146 उसको रूम में पैक कर देता है, जो कि सफोकेशन या फिर कह सकते हैं कि वहां इतनी छोटे सा कमरा था जहां पर 123 लोग मर जाते हैं, तो बाकी इस 23 को वो आजाद कर देते हैं। तो आजाद करने के टाइम पर क्या होता है, जो घटनाएं होती हैं कि फोर्ट विलियम में जब कब्जा करता है, जब एक रूम पे जब 123 लोग मर जाते हैं तो उस सारे पूरे घटने को क्या कहा जाता है, ब्लैक होल, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता या फिर ब्लैक होल ऑफ बंगाल, ये सारे इंसिडेंट या फिर सारे घटनाओं का नाम दिया जाता है। तो उसी में ये माना जाता है कि उसी में एक हॉलवेल नामक एक व्यक्ति रहता है, इन जो 23 लोग जो बचता है उसी में से हॉलवेल नामक एक क्या तो व्यक्ति रहता है, जो कि बाद में किसका, बंगाल का गवर्नर भी बनता है। तो ये सारे कहानी को जो एक्सप्लेनेशन करता है कि ये पूरे ब्लैक होल को अगर कोई अगर एक्सप्लेनेशन करता है या फिर उसकी व्याख्या करता है तो उसका जो क्रेडिट या फिर श्रेय जो है हॉलवेल को ही जाता है। तो एक सवाल और यहां से बनता है कि ब्लैक होल की जो घटना है किसने व्याख्या किया था, या फिर द इंसिडेंट्स विच वाज हैपेंड एट द टाइम ऑफ ब्लैक होल एंड हु हैज एक्सप्लेन्ड, एंड दिस क्रेडिट गोज टू मिस्टर हॉलवेल। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक होल की जो घटना है, इंसिडेंट है या फिर इवेंट्स हैं, वो हॉलवेल ने ही इसे एक्सप्लेन किया था। तो फिर इसी के तहत उसको जो बंगाल का नवाब भी बनाया जाता है, कुछ एक ही साल के लिए बनता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। कलकत्ता में किलाबंदी अंग्रेजों ने शुरू की। जब इस बात को मैंने पहले ही बताया कि जब कलकत्ता में अंग्रेजों ने जब किलाबंदी की जब शुरुआत की थी, स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन इन कलकत्ता, तो उसके रोकने के लिए गए। तो इन सब सारा जो घटनाएं हो रही थी, इन सब पे जब कासिम बाजार पर फोर्ट विलियम पे जैसे ही सिराजुद्दीन ने क्या किया, कब्जा कर लिया, तो इसकी जो खबर है कहां पहुंच गया, मद्रास पहुंच गया। तो जैसे ही मद्रास ये खबर पहुंचती है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पर फ्रांसिस को बहुत बुरी तरीका से हरा करके वहां पर ये क्या कर पार्टी कर रहे थे, बड़े मस्त में थे और बड़े खुश थे कि हम लोगों ने किसको, अपना जो दुश्मन था फ्रांसिस को हमने हरा दिया। जब ये खबर कहां रॉबर्ट क्लाइव के कान पर जाती है कि नहीं, बंगाल पे तो बहुत बुरा कंडीशन है, तो उसकी मदद करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, दो लोग आए।
तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के तरफ कूच, रॉबर्ट क्लाइव मार्च्ड टुवर्ड बंगाल। आपको याद रखना है यहाँ पे जब वो बंगाल की तरफ आते हैं तो वो अकेले नहीं, दो लोग आते हैं। दो लोग कौन कौन से आते हैं देखिए, मद्रास से कलकत्ता आते हैं, मद्रास से कलकत्ता वो लोग आते हैं तो एडमिरल वाटसन और साथ में रॉबर्ट क्लाइव अपना जो सैनिक सारे बहुत सारे मिलिट्री फोर्स को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के हेल्प के लिए ये कहां आते हैं, कलकत्ता आते हैं। कलकत्ता जब वो आते हैं तो फिर से जो कि 1757 को जनवरी कलकत्ता पर फिर से क्या कर लेता है, ये कब्जा कर लेता है, जो कि सिराजुद्दौला ने किया था। कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है रॉबर्ट क्लाइव 1757 जनवरी में, और इसी के तहत क्या कर देता है, वो अलीनगर की संधि कर देता है, या फिर ट्रीटी ऑफ अलीनगर फरवरी 9, 1757। और जब अलीनगर की जब संधि करता है और इसमें ये कहा जाता है कि दोनों तरफ से बिल्कुल शांति बनाए रखेगा, और ये भी इसमें अलीनगर की संधि में कहा गया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि उसको कई जगह हरा दिया गया था, याद रखिएगा यहां पर, क्योंकि फिर मार्च 1757 में ये चंद्रनगर पर क्या कर लेता है, ये चंद्रनगर पर कब्जा कर लेता है, जो कि किसकी, फ्रांसीसियों की बस्ती रहती है। और फ्रांसीसी जो है कहीं न कहीं बंगाल के नवाबों की मदद करता है, और अंग्रेज इस बात से भी दुखी रहता है कि अरे 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 ये बंगाल के नवाब और साथ में फ्रांसीसी अगर हम मिल गए तो वो हमारा पत्ता साफ ना कर दे बंगाल से, इसलिए और भी एग्रेसिव थे। तो ये अलीनगर की संधि में ये बात कही गई कि जो मैग्ना कार्टा 1717 के तहत जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात पर टैक्स फ्री था, फिर वही लाया, क्योंकि बीच में इसने बंद करवा दिया था कौन, सिराजुद्दौला ने, कुछ टाइम के लिए ही, क्योंकि जो बंगाल के जो लोग थे, कलकत्ता के लोग थे, उस पर टैक्स फ्री कर, मतलब टैक्स लोगों के ऊपर कंपनी ने ज्यादा बढ़ा दिया था, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आयात निर्यात पे टैक्स जो फ्री था वो तो चल ही रहा था। तो ये सिराजुद्दौला ये सब बंद करवा दिए थे। लेकिन अलीनगर की संधि के बाद, क्योंकि कलकत्ता का दूसरा नाम क्या है, अलीनगर है, जो कि सिराजुद्दौला ने ही अलीनगर मतलब अलीनगर रखा था, किसका, कलकत्ता का नाम। तो इसी में कहा गया था कि जो सिराजुद्दौला ने जो सारी चीजें, जो कंपनियों के पहले जो सिस्टम चल रहा था फ्री ट्रेड वाला, वो लाया जाए, और साथ में वो टैक्स जो बढ़ाने वाला था आम लोगों पर, फिर भी वैसा ही रहे। तो बिल्कुल ये भी बात हुई और दोनों समझौता आपस में बनाए रखा। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बने थे चालाक, इसने क्या किया कि ये जो अलीनगर की संधि के खिलाफ जाकर के 7 मार्च में, याद रखिएगा ये फरवरी में हुआ था, मार्च में जाकर के 1757 में जाकर के कब्जा कर लेता है चंद्रनगर पर। अब इनसे जुड़ी हुई बातें हैं, अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कैसे होता है, क्यों होता है, और इन पे लड़ने वाले जो युद्ध होते हैं किसके किसके बीच का होता है, अब हम लोग यहां समझते हैं। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी जो है, ये जो युद्ध जो होता है 23 जून 1757 का होता है। आपको ये डेट याद रखनी है, क्योंकि ऐसे ही सवाल जो इस पार्ट से, या फिर कह सकते हैं इस वाले सेक्शन से, यही सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। यही सबसे पहली बात यह है कि प्लासी का जो युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। और ये आज के टाइम पे जो बंगाल में एक जगह है जिसका नाम प्लासी है, वहीं पर हुआ था। और ये भागीरथी नदी के पूर्व साइड में है, ईस्ट ऑफ भागीरथी रिवर, उसी के पूर्व साइड में ये जो वॉर है, युद्ध है, बैटल है, ये लड़ी गई थी। अब युद्ध समझ लेते हैं। ये जो अब युद्ध था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में था। जैसे कि हमने देख लिया कि जैसे ही यहाँ पर अंग्रेजों का बैंड बजाना शुरू कर देता है सिराजुद्दौला, तो इसकी खबर तुरंत कहां पहुंच जाती है, मद्रास पहुंच जाती है, जहां से कि रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल जो क्या करते हैं, दौड़ते हुए उल्टे पैर कंपनी की मदद के लिए कहां, बंगाल की तरफ रवाना होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई होती है। रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला खिलाफ, मतलब क्या, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आखिर सिराजुद्दौला जो कि स्वतंत्र आखिरी नवाब रहता है, उसके खिलाफ या फिर उसके अगेंस्ट में कौन कौन रहता है। घर की बेदी नंबर 1 में है, कौन है, घसीटी बेगम, जो कि किसके, सिराजुद्दौला के खिलाफ रहता है। और बैटल ऑफ प्लासी में जो हारने का जो सबसे बड़ा जो कारण रहता है, यही सब रहता है। घसीटी बेगम उसकी खाला रहती है, आंटी,
जो इसकी शादी कहाँ ढाका हुई थी, ये इनके खिलाफ में थी, किसके, मीर जाफर के। और ये लोग रॉबर्ट क्लाइव से सबके सब क्या गए, मिल गए। एक मीर जाफर जो कि सेनापति या फिर उसके मिलिट्री जनरल या फिर कमांडर कह सकते हैं। मीर जाफर क्या था, सेनापति था। और राय दुर्लभ जो है दीवान था। और अमीन चंद क्या था, बहुत बड़ा क्या था, ये व्यापारी हुआ करता था, सिख था ये, व्यापारी बहुत बड़ा वो हुआ करता था। और जगत सेठ बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जो है। इन लोगों ने क्या किया, किसका, सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए और रॉबर्ट क्लाइव या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से इन लोग एक जो गुप्त तौर पर इन लोगों ने आपस में मतलब गठबंधन कर लिया, जुड़ गए और उसके खिलाफ में लड़ना शुरू कर दिया। और इसके साथ आखिर थे कौन, सिराजुद्दौला के साथ देने वाले दो ही लोग थे। हालांकि 3 लोग थे, एक जो फ्रांसीसी भी मदद करते हैं, लेकिन इंडियंस में 2 थे, मीर मदान और मोहनलाल। ये दोनों क्या करते हैं, अपने मृत्यु तक, अपने अंत तक ये क्या करते हैं, सिराजुद्दौला के साथ खड़ा रहता है। अब हम लोग क्रम वाइज देख लेते हैं कि इस युद्ध का क्रम क्या क्या रहा। सबसे पहले अंग्रेजों ब्रिटिश के बीच में हुआ। ब्रिटिश में क्या हुआ कि अंग्रेज थे एक तरफ और दूसरी तरफ नवाब जो आखिरी नवाब थे कौन थे, सिराजुद्दौला, और दूसरा फ्रेंच मिलिट्री फ्रांसीसी। ये दोनों ने मिल करके किसका मुकाबला, अंग्रेजों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। क्योंकि नवाब का ये हेल्प कर रहे थे फ्रांस का, क्योंकि फ्रेंच का जो मद्रास में अंग्रेजों ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था, रॉबर्ट क्लाइव उन लोगों पे जीत कर दिया था और फ्रांसीसियों को पूरी तरीका से हटा दिया गया था मद्रास से। तो उसी का बदला लेने के लिए क्या किया, उसने नवाब का साथ दिया। तो अंग्रेजों का जब कब 23 जून 1757 में जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, एक तरफ नवाब मतलब एक तरफ अंग्रेज थे रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब प्लस फ्रांसीसी दोनों ने मिलकर किसका मुकाबला किया, अंग्रेजों का मुकाबला किया। और इसके साथ यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है नवाब के साथ कि क्या हुआ कि जबकि नवाबों के पास उस टाइम पर 50,000 की सेना थी और अंग्रेजों के पास मात्र 3,000 की सेना थी। तो ये मीर जाफर जो थे क्या किया, जब लड़ाई पता चल गया कि हाँ फलाना डेट को अब लड़ाई होने वाली है, तो एक तरफ से क्या किया, नवाब जो पहले ही कहा पलासी पहुंच गए, युद्ध के फील्ड में फ्रांसीसियों ने दोनों ने मिलकर लड़ना शुरू कर दिया। और जो मीर जाफर को जो कि सेना को लाना था, उसने क्या किया, 1/3 लगभग अगर देखें 1/3 1/3 सेना जो थी वो उसने उस जंग में भाग ही नहीं लिया। जबकि सिराजुद्दौला को पता था कि वो इन लोग क्या करेंगे, इन लोग आएंगे और साथ में राय दुर्लभ, इन दोनों ने क्या कर दिया, मीर जाफर और राय दुर्लभ ने क्या किया, नवाब को जब धोखा दे दिया। तो जब उसके 1/3 जब सेना लेकर के नहीं पहुंचा, तो इस बात की खबर जब सिराजुद्दौला को जब लगा, तो नवाब ने सोचा कि अब हमें यहां से भागने में ही हमारी भलाई है। उसे लग गया था कि हम हारने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी जो धोखेदारी है, किसकी, मीर जाफर की और इसकी राय दुर्लभ की पता चल जाता है। इसीलिए नवाब क्या कर देता है, वहां से रन जो जहां भूमि रन से वो भाग करके कहा, मुर्शिदाबाद, अपने कहा राजधानी पहुंच जाते हैं। उसको लगता है कि अब तो हम मरने ही वाले, इसलिए अपने सेना के साथ भागना शुरू कर देता है। वो भागते हुए मुर्शिदाबाद आते हैं और मुर्शिदाबाद में अपनी पत्नी को और बच्चे को लेकर के वो फिर कहा, पटना भाग जाते हैं, अपना होम टाउन जो कि पटना से आए हुए थे। और फिर पटना जब वो पहुंच जाता है, तो पटना में ही जाकर के जो मीरान, किसका, मीर जाफर का, ये जो सबसे बड़े जो गद्दार था यहाँ पर, मीर जाफर के बेटा मीरान रहता है। और मीरान क्या कर देता है, सिराजुद्दौला का यहाँ पर उसको मार देता है, मर्डर कर देता है, मृत्युदान दे देता है, मतलब उसको यहाँ पे मार देता है। तो इसी के कदम में क्या होता है कि ये 23 जून 1757 को बैटल और प्लासी का क्या होता है, बैटल होता है। और उसमें यहाँ पर उसके जो अपने जो दरबार के लोग थे, इन लोग, और घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी, उन लोगों ने इनका क्या किया, धोखा देना शुरू कर दिया। और उसी के तहत में क्या होता है कि उसको ये 2 लोग सपोर्ट करते हैं और युद्ध का क्रम यूं रहा, जो कि नवाब और फ्रेंच मिलिट्री मिलकर लड़ी। और नवाब के पास 50,000 की सेना थी, अंग्रेजों के पास 3,000 की सेना थी। और मीर जाफर जो था 1/3 सेना लेकर के वो आता नहीं है और बहुत बड़ा धोखा मिलता है। और इसी धोखा में उसको लगता है नवाब को कि नहीं अब हम मरने वाले हैं।
तो इसीलिए नवाब क्या करता, मुर्शिदाबाद भाग जाता, फिर मुर्शिदाबाद को मैं जाकर के अपनी पत्नी को लेकर के कहा पटना आ जाते हैं। और पटना में आके जैसे वो पहुंचता है तो मीरान जो कि किसका, मीर जाफर का बेटा रहता है, वो किसको, नवाब को वहां पर मार देता है। इसी हिसाब से जो बंगाल का जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो नवाब रहता है उसकी कहानी यहीं पर फिनिश हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग इसको देखेंगे, जब यहां पहुंचेंगे, फिर वो कहानी किसका, बैटल ऑफ बक्सर या फिर बक्सर का जो युद्ध है उसकी शुरुआती दौर हमें यहां देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे दो लोगों को फटाफट में बता देता हूं, क्योंकि जब इन लोग यहाँ खत्म हो जाते हैं तो राजा जो अंग्रेज चाहते थे कि उसको क्या चाहिए, एक कठपुतली वाला नवाब चाहिए जो कि बन जाता है। युद्ध के बाद की स्थिति क्या होती है, स्थिति ये होता है कि इस बात का अब थोड़ा बहुत ज्यादातर ये हो जाता है, पता लग जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में अब अंग्रेजों का ताकत बेहद क्या है, अब बढ़ता चला जा रहा है। जो अंग्रेजों की जो वर्चस्व है, जो सुप्रीमेसी रहती है, वो बढ़ती चली जाती है। तो अब देख लीजिए, युद्ध के बाद सबसे पहले मीर जाफर, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव से इनकी बात हो गई थी कि जैसे हम लोग अंग्रेजों ने कहा कि जैसे हम इसको सिराजुद्दौला को मार देंगे, उसकी जगह मैं तुम्हें किसका, बंगाल का नवाब बना दूंगा। उसी तहत क्या होता है, 1757 से लेकर के 1770 तक क्या करता है, ये इसके पोस्ट पर रहता है, नवाब के पोस्ट पर रहता है। और यहां देखते हैं कि इसी के तहत जो समझौता हुआ था क्लाइव और किसके, मीर जाफर के बीच में 24 फरगना, जो कि कलकत्ता में एक जगह है, बहुत सारे गांव थे, और उनकी जमींदारी क्या कर देते हैं, अंग्रेजों को ये सौंप देते हैं। तो एक बात यहां पर आती है कि जमींदारी जो थी 24 फरगना की, किसने किसको दिया, तो इसने मीर जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो आ जाइए आप, अगली बार यह है कि और इसी के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ऑफिशियल तौर पर फ्री ट्रेड या फिर मुक्त व्यापार घोषित कर दिया कि यहां पर अंग्रेज लोग क्या करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर यहां पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई। याद रखिएगा, पहले जो था वो मैग्ना कार्टा 1717 के तहत लोग फ्री ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब नवाब इसको ऑफिशियल क्या दे दिया, परमिशन दे दिया। और यहां तक नहीं, जबकि इसने वादा किया था मीर जाफर ने कि जब मैं बन जाऊंगा तो आपको मैं बहुत सारे पैसा दूंगा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो उसको नवाब बनाता है उसको एक तो रिश्वत कह सकते हैं या फिर नजराने के तौर पर और हरजाना, दोनों याद रखना आपको, नजराना और हरजाने के तौर पर ट्रिब्यूट एंड कंपनसेशन के रूप में 17.5 लाख रुपए क्लाइव को और उसके दोस्तों को मीर जाफर देता है। और इसी के क्रम में जो मुर्शिदाबाद का जो खजाना रहता है वो खाली हो जाता है। फिर ये बहुत मजबूर भी हो जाते हैं बाद में, और बाद में ये भी करता है इसी के टाइम पे निजी व्यापार, जो प्राइवेट बिजनेस अंग्रेजों के रहता है, उसके लिए भी फ्री ट्रेड कर दिया गया था, जो कि इनसे बहुत बड़ा नुकसान किसको झेलना पड़ रहा था, नवाब को। इसको ही बाद में बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा था, तो फिर इसकी बात आ जाती है अलग। और फिर उसी के क्रम में क्या होता है कि इसकी जब अंग्रेजों को पता लगता है कि जो इसका जो संबंध है किसके, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से चल रहा है, और थोड़े बहुत अंग्रेजों के संघर्ष भी किया था, ये थोड़े बहुत, उससे ज्यादा सवाल नहीं आता है। जब पता चलता है कि डच के साथ इसके संबंध बन जाते हैं मीर जाफर का अंग्रेजों के खिलाफ, ये थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए और ये भी कहा गया था कि जो कैपेबल जो होता है ये उस तरह का राजा, मतलब या फिर बंगाल का नवाब नहीं बन पाएगा। और सवाल ये भी खड़ा हो जाता है क्योंकि मीरान उसी के बीच में, जो किसका, मीर जाफर का बेटा रहता मीरान, उसकी मृत्यु हो जाती है जब तक मीर जाफर जिंदा ही रहता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि अगला नवाब कौन बनेगा। इस संघर्ष में क्या करता है, ये बड़े चालाक थे मीर कासिम, याद है, मीर कासिम जो है किसका दामाद था, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम ने क्या किया कि जो वनिस्टाट, जो सेकंड नंबर का इसका बंगाल का गवर्नर बनता है, उसको इसने क्या दिया, रिश्वत दे दिया। और वनिस्टाट ने सपोर्ट कर दिया किसका, मीर कासिम का, कि अब यही अगला बंगाल का नवाब बनेगा। उसी हिसाब से अब जो अगला जो नवाब जो बनता है वो मीर कासिम बनता है। याद रखना दूसरे नंबर पे, जो कि अंग्रेजों के कठपुतलियों की तरह काम करता है, लेकिन ये थे बड़े चालाक, ये बहुत ही समृद्ध आदमी था ये। चलिए, अब वनिस्टाट उस टाइम पर अगर पूछा जा सकता है कि जब मीर कासिम जब क्या बना था, नवाब बना था, तो उस टाइम पर बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, वनिस्टाट था, ये सवाल पूछा जा सकता है। ये 1760 से लेकर के 1765 तक ये बना रहता है मीर कासिम का। इसने क्या करता है, ये बहुत चालाक था, ये सारी बातें देख रहा था कि
किस हिसाब से सिराजुद्दौला को कैसे मारा, कैसे क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या क्या चाल चला, और मीर जाफर ने भी क्या क्या किया, उनसे क्या वादा किया गया और उसके साथ फिर क्या हुआ। तो इन सारी चीजों को बेहद तरीके से ये देख रहा था और इसने क्या क्या अपनी चालाकी दिखाई और इसने अपना जो मिलिट्री जो था उसको इकट्ठा किया और उसने बड़ी मजबूती के साथ अपना जो सैन्य सुधार किया, बहुत बेहतर ढंग से जो रिफॉर्म्स किए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने मिलिट्री में। और इसने क्या किया कि कंपनी से अपने आप को दूर रखने के लिए अपनी राजधानी ही बदल दिया। इसने मुर्शिदाबाद से कहा मुंगेर 1762 में कर लिया, 2 साल के बाद ही। उसको लगता है कि जब हम इन लोगों से, क्योंकि ये अपने आप को एक आजाद स्वतंत्र नवाब मानता था कि मैं आजाद हूं, हम पे कोई हुकूमत नहीं कर सकता था। उसी का अगर हम लोग विपरीत अगर देखें, इसी का हम ऑपोजिट देखें, तो अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग हमारे तरह कठपुतली की तरह रहे, जो हम कहें वो करे, क्योंकि वो डायरेक्टली अंग्रेज हुकूमत नहीं कर सकता था भारत में, क्योंकि उसको थोड़ा सा नाम के लिए नवाब चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली इंडिया में नहीं किया। कहीं ना कहीं वो किसी न किसी को पोस्ट कर सहारा लिया और उसके नीचे अपने हिसाब से काम कराया जाता था। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मानता था, इसीलिए अपना मुंगेर ही बदल दी, मतलब सॉरी राजधानी ही बिहार में मुंगेर है, आप सब तो जानते ही होंगे। तो ये मुंगेर में ही क्या किया कि अपनी राजधानी को बदल दिया, राजधानी को मुर्शिदाबाद से अब मुंगेर। ये राजधानी किसने बदली? तो ये मीर कासिम ने बदला। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था। और ये 1762 में किया गया। और इसी के बीच में क्या हो गया कि इसने जो टैक्स सुधार थे या फिर कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसने एक ट्रीटी संधि करी, किसके? वनिस्टार्ट के और मीर कासिम के बीच में हुआ। चलो जोड़ लेते, दोनों के बीच में हुआ है ना। नहीं चलो ये देखो किसके बीच में हुआ, वनिस्टार्ट और मीर कासिम के बीच में एक ट्रीटी बहुत छोटा सा रहता है। उसमें यह बात कहा जाता है कि जो अंग्रेजों से जो भी पैसे वसूले जाते हैं उसका 9% किसको मिलना चाहिए? मीर कासिम को मिलना चाहिए। और ये वनिस्टार्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हिसाब से क्या प्रतिनिधि बन करके यहाँ पर ये संधि करने के लिए आते हैं और बात मान भी ली जाती है। लेकिन जब ये बात जब काउंसिल ऑफ कलकत्ता में जब पता चलता है कि इन लोगों के बीच में ऐसी संधि हुई है 9% का, कि जो 9% का जो इनकम है, रिवेन्यू है, जो राजस्व है, इसको मीर कासिम को मिलना चाहिए, तो जो व्यापार लोग थे तो वो बहुत नाराज होते हैं और इस बात को वो मानने से इनकार कर देते हैं। जब ये इनकार कर देते हैं अंग्रेज की, उसको 9% वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो ये गुस्से में आकर के अपने एक ताकत को दिखाते हुए ये क्या करते हैं, चलो भैया अंग्रेज लोग, ससुरे लोग, खाली तुम ही लोग पैसा लूटोगे हमारा, चलो अब जितने भी भारतीय बिजनेसमैन थे, जो भारतीय व्यापार थे, उसके लिए भी फ्री ट्रेड या फिर मुक्त व्यापार, इसने एक फरमान निकालकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। तो इस बात को सुन करके अंग्रेज लोग बड़े गुस्से हुए, क्या हमारे यहाँ रह करके हमने ही इन लोगों का नवाब बनाया और हमारे ही खिलाफ इन लोगों ने ऐसा कर दिया। तो बड़े गुस्से हो गए अंग्रेज लोग, और गुस्से होने के कारण में तो दोनों के बीच का संघर्ष शुरू हो जाता है। किसके? अंग्रेजों और मीर कासिम के साथ में जब संघर्ष शुरू हो जाता है तो 9 जुलाई 1763 को कहवा, जो कि बर्दवान जिला बंगाल में उसी के नजदीक में जाकर लड़ाई होती है। गिरिया और राजमहल, ये सब जगह पर जब लड़ाई होती है तो हर जगह किसको? मीर कासिम को शिकस्त मिलती, मतलब वो हार जाते हैं इन सब जगहों में। और फिर वो कहा, ये यहां से भाग करके, इन सब जगहों से भाग करके ये पटना पहुंच जाते हैं। जैसे ही पटना पहुंचते हैं तो अंग्रेज भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो उसने क्या किया, अंग्रेजों ने एलिस नाम का एक अधिकारी के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप में, नेतृत्व में, जो पटना में क्या करता है, इसको हराने के लिए, किसको? मीर कासिम को हराने के लिए मतलब एक जंग शुरू कर देता है, जिसमें कि ये एलिस की मृत्यु हो जाती है। तो उसी इंसिडेंट या फिर घटना को बोलते हैं पटना कांड, जो कि 1763 में हुआ। 1763 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है एलिस की, तो अंग्रेज और भी गुस्से आग बबूला हो जाते हैं। तो इसमें क्या करता है, फिर बाद में इसी के तहत पटना कांड होने के बाद जबकि यहां से जीत जाते हैं वो और एलिस मर जाता है, तो फिर भी वो यहां से क्या करते हैं, अंग्रेज लोगों ने 1763 में ही जब ये न्यूज कलकत्ता या फिर बंगाल पहुंचता है तो नवाब के पोस्ट से मीर कासिम को भगा देता है, हटा देता है, और ये शरणार्थी या फिर रेफ्यूजी के तौर पर ये कहां? अवध पहुंच जाते हैं, जहां पर शुजाउद्दौला वहां का नवाब रहता है अवध का। और वहां से पहले ही मौजूद कौन रहता है? शाह आलम सेकंड रहता है। और ये तीनों ने मिल करके एक संघर्ष, मतलब एक तीनों ने मिल करके एक बैठक बैठाई और उसमें यह कहा गया कि हम सब मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। बाकी हम लोग इस बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।